रति ने जैसे ही गाड़ी वाले को नजरें उठाकर देखा तो गाड़ी में अजय बैठा हुआ था। अजय ने भी उसे देखा और तुरंत गाड़ी से बाहर आया। काजल, तुम इस वक्त यहाँ? अजय ने हैरानी से पूछा तो रति अपने कांपते होंठों से बोली, सर वो कुछ लोग मेरे पीछे। इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर गिरने लगी, पर अजय ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में बैठाने लगा। रति को गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठाकर उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो तुरंत अपनी गाड़ी में आकर बैठा क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करके एक बार फिर रति की ओर देखा जो अभी भी बेहोश थी। वो ड्राइव करते हुए मन ही मन बोला, मौसम की वजह से शिव को वापस लेने जा रहा था, पर काजल को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी मदद करने के लिए ही शिव मुझे अपने साथ नहीं ले गए। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी दीनानाथ जी के घर की ओर ले ली, पर तेज हवाओं की वजह से वो अपनी गाड़ी संभाल नहीं पा रहा था। वो रति की ओर देखकर बोला, इन हालातों में पंडित जी के घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। उनकी गली में तो गाड़ी भी नहीं जाती है और कीचड़ भी बहुत होता है। अच्छा होगा जो मैं काजल को अपने घर ले जाऊं। दूसरी ओर शिव तेज बारिश में बस स्टैंड पहुंच गया और इंदौर जाने के लिए टिकट लेने टिकट खिड़की के पास आया। इंदौर का एक टिकट दीजिए। टिकट काउंटर वाले ने एक टिकट काटा और उसकी ओर बढ़ाकर बोला, साहब इंदौर और ओंकारेश्वर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और तूफान भी आ रहा है। इसी वजह से इंदौर जाने के लिए बस और ट्रेनें दोनों ही लेट है। आपको तूफान थमाने का इंतजार करना होगा। अगर आप पहले भी इंदौर जा चुके हैं तो आपको पता होगा कि वहां का रास्ता कितना खतरनाक है। रात के समय बारिश और तूफान में उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं है। उसकी बातें सुनकर शिव ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और मन ही मन बोला, इतनी बारिश और तूफान में तो सच में रात में कोई वहां नहीं जाएगा, पर मेरा जाना भी तो बहुत जरूरी है। माँ की हालत ठीक नहीं है। अगर 24 घंटों में उन्हें होश नहीं आया तो उन्हें कुछ भी हो सकता है और माँ के मर्ज की दवा सिर्फ मैं हूँ, पर इन हालातों में मैं कोई गाड़ी करके भी तो नहीं जा सकता। मेरे साथ कई जिंदगियां जुड़ी हुई है, अब मैं अपनी जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकता। रति क्यों सबके सामने नहीं आ रही है? मेरे पीछे उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो अपने परिवार से भी नहीं मिली? ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। और फिर मुझे अपनी कंपनी को डूबने से भी तो बचाना है और उससे भी ज्यादा जरूरी, माँ की जिंदगी खतरे में है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे बारिश के थमने का इंतजार करना होगा। तभी एक गाड़ी बस स्टॉप पर आकर रुकी और ड्राइवर की बगल वाली सीट से छाता लिए गुप्ताजी बाहर आए। उनकी नजरें चारों ओर शिव को तलाश रही थी। बस स्टॉप पर बहुत से लोग अपना सामान लिए बारिश और तूफान से बचने के लिए बैठे हुए थे। गुप्ताजी शिव को तलाशते हुए टिकट खिड़की के पास पहुंचे तो उन्हें शिव एक बेंच पर बैठा बारिश में भीगता नजर आया। वो तुरंत उसके पास आकर बोले, शिव बाबू, मुझे अजय साहब ने आपको वापस लाने भेजा है। इतनी बारिश और तूफान में आपको कोई बस, कोई ट्रेन या कोई गाड़ी नहीं मिल सकेगी। आप सुबह इंदौर चले जाइएगा, पर इस वक्त घर चलिए। अगर बारिश नहीं थमी तो यहाँ भी चारों ओर पानी भर जाएगा, इसलिए प्लीज घर चलिए। अजय बाबू ने मुझे आपको साथ लाने की सख्त हिदायत दी है। शिव ने परेशान होकर सिर हिलाया और गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर रति एक रूम में बेहोश पड़ी थी और अजय वही परेशान खड़ा उसे देख रहा था। तभी रति के पास बैठी सावित्री बोली, बारिश की वजह से डॉक्टर का फोन भी नहीं लग रहा है और ये लड़की बेहोश है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। गुप्ताजी भी शिव को लेकर नहीं लौटे, कहीं उसने आने से इनकार न कर दिया हो। शिव बहुत जिद्दी किस्म के इंसान है माँ, इसलिए तो मैं खुद उन्हें लेने जा रहा था, पर काजल रास्ते में टकरा गई, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। पर अब मुझे भी इस बात की फिक्र हो रही है कि पता नहीं शिव वापस आएंगे या नहीं। बस और ट्रेन तो उन्हें मिलेगी नहीं, बस वो कहीं किसी गाड़ी वाले को हायर ना कर ले। आपको इंदौर वाला रास्ता तो पता ही है, बहुत खतरनाक है। शिव की बातों ने सावित्री की परेशानी और बढ़ा दी और वो उसके बारे में सोचने लगी। तभी अजय बोला, माँ, इससे पहले कि काजल की तबीयत और खराब हो जाए मैं खुद जाकर डॉक्टर को ले आता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगा, पर तभी सावित्री ने उठकर उसकी बांह पकड़ी और पूछा, तू पागल हो गया है क्या? डॉक्टर साहब का घर यहाँ से बहुत दूर है और उनके घर जाने के लिए तुझे नाला पार करना होगा, जो जरा सी बारिश में ही सड़क पर बहने लगता है। तो आज तो इतनी तेज बारिश हो रही है,
पर माँ हम हाथ पर हाथ धरकर भी तो नहीं बैठ सकते। ये बेहोश है और इसे हमारी मदद की जरूरत है। पंडित जी को भी नहीं पता कि काजल हमारे साथ हमारे घर में है, वो भी इसके लिए बहुत परेशान होंगे। अजय रति की ओर देखकर बोला। पर रति को होश में आता देख वो बोलते बोलते रुक गया। उसका चेहरा देखकर सावित्री ने पलट कर देखा तो रति अपना सिर पकड़े हुई थी। वो तुरंत उसके पास आई। काजल, काजल बेटा तुम ठीक तो हो? रति ने तुरंत उनकी ओर देखा और उठकर बैठ गई। तभी उसकी नजर सामने खड़े अजय पर पड़ी, जो उसके देखते ही मुस्कुरा दिया। तभी सावित्री ने फिर से पूछा, तुम ठीक हो बेटा? रति मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, जी आंटी जी, अजय सर ने बचा लिया आज मुझे। थैंक यू सर। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है काजल, है तुम ठीक हो यही मेरे लिए बहुत है। रति ने फिर से मुस्कुराने की कोशिश की और बैठ से उठते हुए बोली, अम्मा और बाबा परेशान हो रहे होंगे आंटी जी, इसलिए मुझे चलना चाहिए। पर बेटा इतनी तेज बारिश और तूफान में तुम जाओगी कैसे? अजय ने अभी अभी बताया मुझे, रास्ते में कई जगह पर पेड़ टूटे पड़े हुए हैं। अजय भी बहुत मुश्किल से घर पहुंचा है, तुम आज की रात यही आराम कर लो। सुबह बारिश बंद होते ही अजय तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। रति उन्हें इनकार करने ही जा रही थी, पर फिर वो उन गुंडों के बारे में सोचने लगी और उसे अपने बच्चे का भी ख्याल आया। तभी सावित्री बोली, अगर अपने बाबा के बारे में सोच रही हो तो बारिश बंद होते ही मैं उन्हें खबर भिजवा दूंगी, पर तुम्हें इस हालत में कहीं नहीं जाने दूंगी। आज की रात तो तुम्हें यही रुकना होगा। प्लीज काजल रुक जाओ, बाहर सच में तुम्हारी जान को खतरा है। अजय भी बोला। रति ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। सावित्री के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसके पास से उठकर बोली, तुम भीगी हुई हो, अगर गीले कपड़ों में ज्यादा देर रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं तुम्हारे पहनने के लिए कपड़े ले आती हूँ। रति कुछ कह पाती उसके पहले ही सावित्री वहां से चली गई। उनके जाते ही अजय ने पूछा, काजल तुमने बेहोश होने से पहले बताया था कि कुछ गुंडे तुम्हारा पीछा कर रहे थे, पर मुझे तो कोई नजर नहीं आया। रति ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, शायद आपको देखकर छिप गए होंगे, पर मैंने झूठ नहीं कहा था आपसे, मेरे पीछे सच में कुछ गुंडे पड़ गए थे। ये सुनकर अजय तुरंत बोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो काजल, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि तुम इतनी बारिश में घर से बाहर निकली ही क्यों? अक्सर इस तरह के गुंडे ऐसे ही मौके की तांत में रहते हैं। सुनसान सड़क पर सिवाय तुम्हारे कोई नहीं था काजल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता या वो गुंडे तुम्हें चोट पहुंचा देते तो? कुछ नहीं होता मुझे महाकाल राजा पर पूरा भरोसा है। रति के इतना कहते ही अजय बोला, एक और महाकाल की दीवानी? रति ने तुरंत उसकी ओर देखा और बोली, एक और महाकाल की दीवानी? मतलब आप भी उन पर विश्वास करते हैं? अजय ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल करता हूँ, पर आप दोनों की तरह दीवाना नहीं हूँ। रति उसे हैरानी से देखने लगी। अजय उससे शिव के बारे में बताने ही जा रहा था कि तभी सावित्री वहां आकर बोली, ये लो बेटा ये साड़ी पहन लो, वरना सर्दी खांसी हो जाएगी तुम्हें। मैंने तुम्हारे और अजय के लिए चाय बनवाई है, उसे पियोगी तो तुम्हारी ठंड फट से भाग जाएगी। रति ने मुस्कुराते हुए साड़ी ले ली। उसकी साड़ी लेते ही अजय वहां से चला गया। दूसरी ओर शिव गाड़ी में बैठा बस अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। शिव ने नजरें उठाकर अजय के घर की ओर देखा और फिर गाड़ी से बाहर आया, पर उसके जमीन पर पैर रखते ही साड़ी पहन रही रति के हाथ अचानक रुक गए। उसने पलट कर देखा और फिर उसने जल्दी से अपनी साड़ी पहनी और दौड़ती हुई खिड़की के पास आई, पर बहुत कोई नहीं था। शिव घर के अंदर जा चुका था। उसे देखकर ड्राइंग रूम में टहल रहा अजय तुरंत उसके पास आकर बोला, शुक्र है जो आप वापस लौट आए, मुझे और माँ को बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। शिव परेशान होकर बोला, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास अजय, अब मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपको शिव, आप तो खुद शिव है, तो किसकी क्या मजाल जो आपको नुकसान पहुंचा सके। इंद्र देवता को भी आपके सामने झुकना ही पड़ेगा। अजय की बातें सुनकर शिव के परेशान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अजय उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आप जाकर चेंज कर लीजिए, मैं माँ से कहकर डिनर लगवाता हूँ। शिव ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर जाने लगा, पर तभी अजय उसे रोकते हुए बोला, शिव आप मेरे कमरे में जाए, उस कमरे में आज की रात के लिए गेस्ट रुकी हुई है। शिव ने तुरंत उसकी ओर देखा तो अजय उसके पास आकर बोला, दरअसल बात यह है कि उसने शिव को पूरी बात बतानी शुरू की। शिव उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। तभी अजय फिर से बोला, बस इसलिए मैं काजल को यहाँ ले आया, आप मेरे कमरे में जाकर चेंज कीजिए,
तब तक मैं आपके लिए दूसरा कमरा खुलवाता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया, पर उसके जाते ही शिव कुछ सोचने लगा। उसे वो पल याद आया जब रति उसके ऑटो के सामने आई थी और उसके पीछे भी कुछ लोग पड़े हुए थे। कहीं ये वही लड़की तो नहीं है, वो मन ही मन बोला और फिर अजय के रूम में चला गया। इधर अजय रति के पास पहुंचा और उसके साथ चाय पी रही अपनी माँ से बोला, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बस 2 मिनट, बहुत जरूरी है। काजल मैं अभी आई बेटा, तुम फिक्र मत करना, मैं गुप्ताजी के साथ घर के किसी नौकर को बारिश कम होते ही तुम्हारे घर भिजवाती हूँ, तुम बस आराम करो। रति ने आहिस्ता से अपनी गर्दन हिला दी। सावित्री जैसे ही रूम से बाहर आई तो अजय ने आहिस्ता से उनसे पूछा, माँ आपने रति के सामने शिव को लेकर कोई बात तो नहीं की? नहीं तो बेटा, क्या हुआ, वो नहीं आया? सावित्री ने पूछा। अजय ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे को छुआ, शिव आ गए हैं माँ, बस इसलिए मैं आपसे ये कहने आया था कि प्लीज शिव के बारे में रति या किसी और के सामने बात मत करिएगा। आपको तो पता ही है कि उनका अपना भाई ही उनका दुश्मन बना बैठा है और किसी को ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है। एक बार वो कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी बन जाए, उसके बाद खुद सबको अपने बारे में बता देंगे। आप प्लीज गलती से भी किसी के सामने बात मत कीजिएगा और प्रिया को भी अपने तरीके से समझा दीजिए। सावित्री परेशान होकर बोली, क्या जमाना आ गया है, धन दौलत के लिए भाई भाई की जान का दुश्मन बन गया है, और वो भी शिव जैसे भाई का, जिसके जैसा प्यारा भाई तो शायद नसीब से मिलता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि काश तेरा बड़ा भाई इस दुनिया में होता तो आज वो शायद शिव की तरह ही होता और तेरे साथ खड़ा होता। माँ आपसे कुछ पूछने का हक तो नहीं बनता मेरा, क्योंकि आप माँ है मेरी, पर फिर भी अपने भाई की खातिर पूछ रहा हूँ। आपने मुझे और प्रिया को कभी मेरे भाई के बारे में बताया क्यों नहीं? उसका सवाल सुनकर सावित्री के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया। तभी अजय ने फिर से पूछा, क्या हुआ था उसके साथ, वो हमसे दूर कैसे हो गया? सावित्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे, इसलिए वो खुद को संभाल कर बोली, अजय तुझे सच बताने का न ही ये सही वक्त है बेटा और न ही सही मौका। घर में दो मेहमान हैं, इस वक्त उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। अजय मुस्कुरा दिया, ठीक है माँ, अब कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, जब आपका दिल करे और जब आपको सही लगे मुझे बता दीजिएगा, पर फिलहाल के लिए जल्दी से खाना रेडी करवा दीजिए, बहुत भूख लगी है मुझे। सुबह से शिव की पत्नी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए ठीक से कुछ खाया ही नहीं, और शिव, उन्हें भी तो बहुत भूख लगी होगी, और प्लीज काजल को भी डिनर के लिए बुला लीजिए। सावित्री ने सिर हिलाया और उसके गाल को छूकर वहां से चली गई। उसके जाते ही अजय ऊपर सीलिंग की ओर देखकर बोला, प्लीज भाभी जी मिल जाए, आपके लिए शिव कुछ ज्यादा ही परेशान है और पता नहीं क्यों मुझे उन्हें परेशान देखकर बहुत तकलीफ होती है। इतना कहकर उसने रति के कमरे की ओर देखा, जो चाय का कप हाथों में लिए खिड़की के पास खड़ी बाहर हो रही बारिश देख रही थी। वो उसकी माँ की हरे रंग की सिल्क की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारिश की वजह से भीगे उसके बाल तेज हवा से बार बार उसके चेहरे को छू रहे थे। अजय वही खड़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।